हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग से ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है। सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ी सी कार आती है। सभी लोग शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे क्योंकि उसमें सिटी का सबसे रिच पर्सन होता है जिसका नाम चैन था। ये वो इंसान है जो ज्यादातर पार्टियों में जाता नहीं था। सारी पार्टी का ध्यान उसी की तरफ होता है क्योंकि वह हैंडसम भी है। और एक पर्सन कहता है कि जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। चैन पार्टी में किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। वह किसी को खोज रहा होता है। तभी वह किसी को देखता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उससे मिलने को कहो। वहाँ पर सिंगर लूसी भी होती है जो उससे देखते ही स्माइल करती है। लूसी के पीछे एक लड़की होती है जो चैन को देखकर टेंस हो जाती है। उसे देखकर चैन वहाँ से चला गया है। लूसी भी उसके पीछे चली जाती है। सभी लोग कहते हैं कि सही में दोनों का अफेयर चल रहा है, दोनों साथ में ही गायब हुए हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि उसकी सीक्रेट में शादी भी हो गई है, लेकिन वाइफ के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। सभी को लग रहा था कि लूसी ही चैन की सीक्रेट वाइफ है। थोड़ी देर बाद ही चैन के रूम के बाहर एक लड़की होती है जो उसे देखकर टेंस हो रही थी। लड़की कमरे के बाहर खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। तभी कमरे का गेट खुल जाता है। चैन को देखकर वह परेशान हो जाती है, लेकिन चैन उसे के कमरे के अंदर खींच लेता है। चैन उसे किस करने लगता है जिससे वह परेशान हो जाती है। ये देखकर चैन उससे कहता है कि क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मेरी सीक्रेट वाइफ, वह लड़की यामी उसकी सीक्रेट वाइफ होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। चैन उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे भाई का हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए ना। ये सुनकर यामी थोड़ी देर बाद उसे किस करना शुरू कर देती है। दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में यामी अपना मेकअप ठीक कर रही होती है जब चैन आकर उसे फिर से किस करता है, लेकिन यामी उसे कोई रिएक्शन नहीं देती है। वह चैन से कहती है कि मेरा बिल भर देना। चैन कहता है कि मनी के बारे में तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। तो यामी कहती है कि तुमने ही कहा है कि मेरे भाई का हॉस्पिटल बिल भरना है, बताओ तुम मुझे पैसे कैसे सेंड करोगे? चैन गुस्से में आकर उसे मनी ट्रांसफर कर देता है। यामी कहती है कि या मेरे लायक कुछ करने को हो तो मुझे जरूर बताना, अभी मैं नीचे पार्टी में जा रही हूँ। चैन देखता है कि यामी की चैन वहीं पर गिर जाती है। वह उसे रोकता है तो यामी कहती है कि मुझे तुमसे रसीद भी देनी पड़ेगी क्या? ये सुनकर चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ, लिख कर बताना कि तुमने अपनी बॉडी में कितने बदले में बेची है। यामी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी लिख कर देती हूँ। वह पेपर पर कुछ लिख रही होती है तो चैन कहता है कि चलने का टाइम हो गया है, चलो। यामी के पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है। वह कहती है कि तुमने अपने हस्बैंड को देखा है? यामी कहती है कि हाँ, अभी उसी के साथ हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कैसे बात कर रही हो? तुम्हारा पति यहाँ पार्टी में है, तुम कहाँ हो? यामी कहती है कि अभी आ रही हूँ। यामी को अपनी शादी का टाइम याद आता है जब उसका भाई जेम्स उससे शादी करने से मना कर देता है। वह कहता है कि चैन अच्छा आदमी नहीं है, वह तुम्हारा फायदा उठा रहा है। जेम्स कहता है कि मम्मी ने तुम्हें मेरी वजह से वहाँ सेंड किया था ना, तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों का कर्ज चुका दूंगा, तुम बस यहाँ से भाग जाओ, शादी मत करो। ये सुनकर यामी खुश होकर कहती है कि ठीक है, मैं यह शादी नहीं करूंगी। यामी उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी एक ट्रक सामने से आ जाता है। यामी को बचाने के लिए जेम्स उसे धक्का दे देता है। यामी तो गिर जाती है, लेकिन जेम्स का एक्सीडेंट हो जाता है। यामी ये देखकर शॉक हो जाती है। वह हेल्प करने के लिए सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता है। तभी सामने चैन खड़ा होता है। उसे देखकर यामी को गुस्सा आता है। हॉस्पिटल में जेम्स की हालत बहुत खराब होती है। यामी डॉक्टर से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कहते हैं। वहीं पर चैन भी होता है। उसे देखकर यामी कहती है कि मेरे भाई को बचाने का रास्ता तुम्हारे पास है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे भाई को बचा लो। यामी ये कहकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। चैन कहता है कि अभी इतनी जल्दी तैयार मत हो, पहले मेरी कंडीशन तो सुन लो। वह कहता है कि मेरी फैमिली की बदनामी नहीं होनी चाहिए, तुम शादी से भागी हो, मतलब कि तुम्हें शादी नहीं करनी थी। मैं भी जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता हूँ। हम पहले पब्लिक में एक साथ रहेंगे, बट अकेले में स्ट्रेंजर होकर।
अगर हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं तो अपने भाई के लिए पैसे तुम्हें खुद कमाने पड़ेंगे। चेन यामी को अलग अलग वर्क के लिए मनी बताता है। ये सुनकर यामी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वह अपने भाई के लिए इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर चेन वहाँ से चला जाता है। यामी पुरानी बातें याद करके रोने लगती है। वह सोचती है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में कोमा में ही है। उसका मेडिकल बिल के लिए मुझे चेन के साथ रहना पड़ता है। यामी पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड लूनी उसका वेट कर रही होती है। वह यामी को देखकर कहती है कि तुम्हारा पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ है। यामी देखती है कि चेन अपने फ्रेंड के साथ एक टेबल पर है। चेन यामी को ही देख रहा था। तभी लूसी कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं कितनी देर से परेशान थी। यामी उसे देखकर इग्नोर कर देती है। ये देखकर चेन को गुस्सा आता है। वह लूसी के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है। लूनी गुस्से में कहती है कि तुम्हारा पति तो फ्लर्ट कर रहा है, उससे पसंद करता है क्या? यामी कहती है कि मुझे नहीं पता है। चेन को ये सब देखकर गुस्सा आता है। वह सोचता है कि मैं क्या सोच रहा था कि वह नाराज होगी, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेन वहाँ से चला जाता है। लूसी भी उसके पीछे चली जाती है। ये देखकर लूनी कहती है कि तुम्हारा पति दूसरी औरतों के साथ है और तुम आराम से वाइन पी रही हो। यामी कहती है कि क्या मैं रोना स्टार्ट कर दूं? लूनी कहती है कि ये भी ठीक है। यामी कहती है कि पार्टी खत्म हो गई है, चलो घर चलते हैं। यामी लिफ्ट में होती है। जब चेन आता है वह उसे देखकर हैरान होती है। वह सोचती है कि ये लूसी के साथ नहीं गया है क्या? चेन उसके पास आकर खड़ा होता है। उसके पास होने से वह कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लूनी यामी से कहती है कि मुझे लगा कि वह तुमसे कह रहा है, लेकिन वह फोन पर है। तभी चेन यामी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर यामी टेंस हो जाती है। लूनी को इन सब के बारे में पता नहीं होता है। वह कहती है कि ये इतने धीरे क्यों बात कर रहा है। यामी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, बट चेन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है। लूनी कहती है कि अब तुम क्यों आवाज कर रही हो, उसे पता चल जाएगा कि हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। बिल्डिंग से बाहर आकर यामी अपने फ्रेंड को घर सेंड करती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसके भाई के अगले महीने का बिल देना है। यामी अपने अकाउंट चेक करती है और उसे पता लगता है कि अभी पैसे बहुत कम हैं। वह इसके बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास एक कार आती है, उसमें चेन होता है। यामी उसे देखकर सोचती है कि क्या ये घर जाने वाला है। वह कार में जाती है। कार में यामी के पास उसकी मम्मी का फोन आता है। वह कहती है कि उसकी बहन और जीजा घर आने वाले हैं। उसकी माँ दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है। यामी ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन चेन नाराज हो जाता है। यामी कहती है कि तुम मेरे घर डिनर के लिए चलोगे? चेन गुस्सा होकर उसे कार से जाने के लिए कहता है। यामी ये सुनकर टेंस हो जाती है, क्योंकि रात हो गई थी, सब सुनसान था, लेकिन वह गाड़ी से उतरकर चली जाती है। वह चेन से कुछ नहीं कहती है। उसे देखकर चेन गुस्सा होता है और सोचता है कि अपने जीजू के आने पर बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह अपने फ्रेंड को फोन करके यामी को पिक करने के लिए कहता है। चेन अपने घर पर होता है। जब फ्रेंड कहता है कि यामी को उसके घर पर सेंड किया है, तभी वहाँ उनका एक और फ्रेंड जेम्स आता है। वह बहुत खुश रहता है, लेकिन बाकी दोनों को देखकर कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम आज अपनी वाइफ के साथ थे, तुमको तो खुश होना चाहिए। अपनी वाइफ के लिए तो तुमने मुझे भी छोड़ दिया था, बाद में गुस्सा होकर यामी को भी रोड पर छोड़ दिया। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वह कहता है कि मुझे पता है कि यामी को ड्रग्स दिया था तुम दोनों ने, गलती से नाइट स्पेंड कर लिया। तुम्हारी शादी जबरदस्ती की है, लेकिन तुम्हारा टेम्पर देखकर लगता है कि तुमसे कोई काम जबरदस्ती कराया जा सकता है। तुम्हारी फैमिली पावरफुल है, तुम्हारे पीछे गर्ल्स की लाइन लगी थी, फिर तुमने उसे ही क्यों पसंद किया? ये सुनकर चेन को पुरानी यादें याद आती हैं। वह यामी की मदर की बातें सुन लेता है। वह अपनी सर्वेंट से बात कर रही थी कि वह कहती है कि मैंने यामी को अडॉप्ट किया था, लेकिन वह मेरी बेटी सैम की शादी खत्म कर रही है, उसके हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही है। वह कहती है कि इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है, तुम भी इस बात को छुपा कर रखना। चेन सोचता है कि सैम का हस्बैंड का नाम किम है। उसकी माँ कहती है कि मुझे उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, दोनों अभी कंट्री के बाहर जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि
दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सरवन कहती है कि आप क्या करेंगी? यामी की माँ कहती है कि मैं उसके लिए एक लड़का पसंद करूंगी, होंग फैमिली का है वो, बेटा उसे पसंद करता है, मैं यामी की शादी उसी से करवा दूंगी। चेन ये सुनकर सोचता है कि वह तो बहुत बड़ा बदमाश है जो गर्ल्स को परेशान करता है। सरवन कहती है कि यामी उसे पसंद नहीं करती है। तो यामी की माँ कहती है कि मुझे उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किसे पसंद करती है किसे नहीं, वह कॉलेज पास करने वाली है, यही सही टाइम है, सही टाइम पर उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर देंगे और होम फैमिली में भेज देंगे। चेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बुलाता है। वह कहता है कि मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तुम चुप हो जाते हो। चेन कहता है कि प्लीज मुझे अभी परेशान मत करो। उसका फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड सुगा से बात करने के लिए कहता है। सुगा कहता है कि इसमें यामी की भी गलती है, उसकी रियल मदर्स ने उसे सेल कर दिया, उसकी फैमिली को सब पता है, वह उसका फायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो उसे आराम से बात करो, उसे परेशान मत करना। चेन कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसे परेशान करो। अगले दिन यामी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वह सोचती है कि 2 दिन से चेन घर नहीं आया है, मेडिकल बिल देने का टाइम हो गया है, क्या मैं बात करूं? तभी उसकी फ्रेंड लूनी वहां आती है और कहती है कि तुम क्या सोच रही थी? तब यामी कहती है कि कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। तभी लूनी कहती है कि ये मेरी न्यू कॉफी है, इसे ट्राई करो और बताओ कैसी है। तभी वहाँ सोंगा लूसी आती है। वह अपने दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम सही में चेन के साथ रहना चाहती हो? उन्हें देखकर लूनी कहती है कि ये पागल है क्या, यहाँ फिर से आ गई। लूसी दोनों को नहीं देखती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो लूसी कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी वह अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता है, उसकी वाइफ सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। लूसी की फ्रेंड ये सुनकर हंसती है और कहती है कि अगर उसकी वाइफ ने ये सुन लिया तो पागल ही हो जाएगी। फ्रेंड कहती है कि क्या तुम उसकी वाइफ से मिली हो? लूसी कहती है कि मैं तो नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह मोटी और बदसूरत होगी, इसीलिए तो चेन उसे लेकर बाहर नहीं जाता है, वह सुंदर नहीं है, तभी चेन उसके साथ खुश नहीं है। वह तो घर भी नहीं जाता है, शायद उसे बदबू आती होगी। ये बोलकर दोनों हंसने लगती हैं। लूनी कहती है कि मैं और नहीं सुन सकती। वह यामी से कहती है कि तुमने कल रात को शो देखा था ना, जिसमें वह फेमस एक्ट्रेस होती है, क्या नाम था उसका? लूसी यामी को ये सुनकर हंसी आने लगती है। तब लूसी की फ्रेंड कहती है कि यहाँ भी तुम्हारे फ्रेंड बैठे हुए हैं। लूनी कहती है कि उस एक्ट्रेस को ना तो कोई एक्टिंग आती है, ना उसकी शक्ल अच्छी है, मुझे तो लगता है उसने सर से लेकर पैर तक सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी ही कराया है। लूसी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और लूनी पर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम कैसी बेकार सी बातें कर रही हो, मैं तुम पर केस करूंगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? यामी ये देखकर गुस्सा होती है। वह उसके ऊपर अपनी कॉफी फेंक देती है और कहती है कि क्या अब मुझ में भी तुम केस करोगी? लूसी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो यामी कहती है कि जैसे तुमने किया वैसे ही मैंने भी किया। लूसी कहती है कि तुम जानती नहीं हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, वह शेंग फैमिली का प्रिंस है, मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला रही हूँ और उसके आने के बाद तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओगे। यामी कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ, उसे फोन करके बुलाओ जल्दी। लूनी ये सुनकर चुप हो जाती है, अब कुछ नहीं कहती है। यामी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास नंबर नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं ही फोन करके उसे बुला देती हूँ। लूनी ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे आया? यामी कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यामी लूनी को लेकर चली जाती है। लूसी कहती है कि मुझे पता है कि इसने ये नंबर कहीं से चुरा लिया है, तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे हो सकता है? अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी लूनी की देखभाल कर रही होती है। लूनी कहती है कि उन बेवकूफ़ों की बात पर ध्यान मत देना, तुम अपना ख्याल रखना। यामी कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम अगली बार से ऐसा मत करना, अपनी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना। लूनी कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मेरी दोस्त को कुछ बोलना मत,
मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं उनके साथ फाइट बैक करूँगी। यामी उसकी बातें सुनकर कहती है कि ये मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि तुम मेरे साथ हो, तुम पिछले 2 सालों से मेरा ख्याल रख रही हो। तब लूनी कहती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी, लड़के मुझे तंग किया करते थे, तब तुम ही मुझे बचाया करती थी। कोई मेरे साथ नहीं देता था, लेकिन तुम पुरानी वाली अपनी फ्रेंड को याद करती हो। तुम शादी के बाद कितनी बदल गई हो। पहले तुम कितना खुश रहा करती थी और शादी के बाद बस परेशान ही रहती हो। पहले तो तुम दोनों एक साथ ठीक से रहते थे, अब क्या हो गया है। लूनी की बातें सुनकर यामी को पुरानी बातें याद आती हैं। जब वह एक दिन घर आई थी, उसने चेन को अपनी माँ के साथ बात करते हुए सुना था। चेन कह रहा था कि आपने उसे बेचने के लिए ही बड़ा किया है ना, आप उसे किसी और को भी तो दे सकती हैं ना, तो मुझे देने में आपको क्या प्रॉब्लम है। उसकी बातें सुनकर यामी को दुख होता है। यामी सोचती है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वह लूनी से कहती है कि मुझे पहले बहुत बोलती थी, लेकिन अब मैं रियलिटी जानती हूँ। मैंने उनके लिए एक सामान की तरह हूँ, जिसे वो खरीदना चाहते हैं और कोई बेचना चाहता है। उनके हिसाब से मुझ में इमोशनल होने ही नहीं चाहिए। यामी अपने घर में अपना फ़ोन देख रही होती है, तभी उसे चिन का मैसेज मिलता है। यामी ने पिछले दिनों गलती से कॉफ़ी की मैसेज भेज दिया था। यामी उस मैसेज करके गलती बताने वाली होती है। उसे याद आता है कि उसके भाई का मेडिकल बिल भी पे करना है। वह उससे पूछती है कि तुम क्या ऑफिस में बिजी हो। चेन का मैसेज आता है कि कोई काम है। यामी पूछती है कि क्या तुम आज घर आओगे। चेन को कोई मैसेज नहीं आता है। थोड़ी देर बाद चेन एक लॉज के एड्रेस में यामी को सेंड कर देता है। यामी को लगता है कि चेन उसे वहां बुला रहा है। अगले सीन में चेन एक लॉज में यामी का वेट कर रहा होता है। सुंगा उसका फ्रेंड उसे देखकर कहता है कि ये आजकल क्या कर रहा है। उसका फ्रेंड जेम्स कहता है कि ये आजकल नशे की हालत में रहता है, जिसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या मिला क्या नहीं मिला। चेन उसे गुस्से में देखता है तो जेम्स कहता है कि नहीं, तुम्हारी जगह मैं नशे कर रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल फिट हो। तभी वहाँ पर यामी आती है। लॉज में लोग उसे देखकर सरप्राइज होते हैं। लोग बोलते हैं कि इतनी सुंदर लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। यामी एक पर्सन से चेन के बारे में पूछती है। वह उसे उसका रूम बताता है। सभी लोग कहते हैं कि क्या ये वही सीक्रेट वाइफ है। दूसरा पर्सन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, सेंग फैमिली की बहू इतनी सिंपल तरीके से नहीं रहेगी। इसने तो कोई महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, न ही ज्वेलरी। यामी चेन के पास जाती है। उसके फ्रेंड यामी को देखकर सरप्राइज होते हैं, लेकिन चेन यामी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि यामी आ गई है। चेन अपने फोन में ही बिजी रहता है। उसका दोस्त आपस से बात करने लगते हैं कि इसने ही बुलाया है और अब नाटक कर रहा है, बिल्कुल पागल हो चुका है ये। सुंगा कहता है कि पहले यामी का ध्यान करो। जेम्स यामी से बैठने के लिए कहता है। उसके लिए स्पेशली ब्लैंकेट भी लेकर आता है। ये देखकर चेन गुस्सा होता है। तब जेम्स यामी से कहता है कि कंपनी में आजकल मामले बिगड़ गए हैं। चेन का मूड खराब है, इसीलिए किसी से बात नहीं कर रहा है। उसे मुझ पर और सुगा पर भी गुस्सा किया है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। यामी ये सुनकर हाँ करती है। तभी लूसी वहाँ आती है। वह चेन के पास जाती है और कहती है कि आपको पता है, मुझे एक बेकार सी लड़की मिली आज, उसने मुझे बहुत परेशान किया है। चेन यामी की तरफ देखता है, लेकिन यामी को ध्यान नहीं देती है। चेन ये देखकर लूसी से कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ है। लूसी उसके बातों को सुनने लगती है और शॉक्ड होती है। उसके दोनों दोस्त भी उसे घूरते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन चेन लूसी की तरफ देखकर बात करता है। लूसी कहती है कि अगर मुझे अपनी इमेज का ख्याल ना होता तो मैं उस लड़की को पुलिस में भेज देती। चेन उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन जेम्स यामी की तरफ देखता है, जो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी। वह अपने कानों में एयरफोन लगाकर बैठी होती है। जेम्स सोचता है कि अभी भी म्यूजिक सुनना चाहती है। पता नहीं चेन क्या कर रहा है। यामी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। तब लूसी कहती है कि आजकल तुम बड़े बिजी रहने लगे हो। मैं मैसेज करती हूँ लेकिन तुम उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हो। तब चेन कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं मैरिड हूँ।
लूसी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम सब दिन मेरे साथ रहो, बस मैं तुम्हें याद करूँ तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। चेन बस यामी की तरफ ही देख रहा था। लूसी कहती है कि मुझे पता है कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चेन यामी की तरफ देख रहा होता है जो अपने में ही बिजी थी। वह सोचता है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह है या नहीं। वह लूसी से कहता है कि तुम बस एक एक्टर हो, लेकिन तुम्हें सारा दिन परेशान रहना होता है। क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, जिसकी वजह से तुम्हें और भी बुरी बातें सुननी पड़ेंगी? ये सुनकर लूसी कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं ऐसा मजाक नहीं कर रही हूँ। चिन यामी की तरफ देखकर कहता है कि तुमने बोला कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है, मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर लूसी रोने की एक्टिंग करने लगती है। फिर कहती है कि मैं आफ्टरनून में एक रेस्टोरेंट में गई थी, तभी चेन उसे एक फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम इसमें हो। लूसी अपनी तस्वीर दिखाती है। ये सुनकर चेन वहाँ से चला जाता है। वह अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और यामी की तरफ देखकर सोचता है कि इसे मेरी कोई भी परवाह नहीं है, मैं इसकी पोजीशन खराब कर दिया हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझसे गुस्सा नहीं कर रही है। पार्टी में लोग लूसी को देखकर कहते हैं कि ये चेन के साथ है और वह इसे इग्नोर कर रहा है। तभी लूसी यामी को देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वह यामी के पास जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम घर पे नाराज बैठी होगी, लेकिन तुम तो मेरी तरह हो, तुम भी चेन के पीछे ही आई हो, लेकिन मेरे आने से तुम्हारा काम खराब हो गया है। तुम क्या, अगर चेन की वाइफ भी यहाँ पर आई होती तो भी वो उस पर ध्यान नहीं देता। यामी को उसकी बात सुनकर हंसी आती है। तभी लूसी के फोन पर मैसेज आता है। वह उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये चेन की वाइफ है। यामी घबरा जाती है कि उसकी फोटो कहीं लीक तो नहीं हो गई। फिर लूसी कहती है कि तुम यहाँ तक हो तो चेन की वाइफ की फोटो भी देख ही लो। वह उसे फोन में मैसेज दिखाती है। यामी फोटो को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उस फोटो में चेन के साथ उसकी घर की हाउसकीपर होती है। लूसी कहती है कि ऐसी औरत के साथ कौन ही रहना चाहेगा भला। तभी चेन घर नहीं जाता है। ये कितनी मोटी और अजीब है, उसके साथ कैसे कोई रह सकता है। यह अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, लगता है इसके साथ दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रहेगा। यामी कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। लूसी इसकी बात सुनकर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझे कैसे बातें सुना रही हो। यामी उसे इग्नोर करती है। वह अपने लिए चाय बनाती है, लेकिन लूसी उसे लेने की जिद करती है। लूसी के हाथ में गलती से चाय गिर जाती है, इसीलिए वह यामी के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि तुमने मुझे जानबूझकर जला दिया है, मैं तो बस चाय पीने जा रही थी। चेन शोर सुनकर वहाँ पर देखता है। पार्टी में सभी लोग लूसी की हरकतें देखकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। लूसी को देखकर बोलते हैं कि ये पार्टी में चेन के लिए ही आई थी और अब एक्टिंग कर रही है। लूसी तो अपने में ही मस्त थी और चिल्ला रही थी कि कल मेरा एक फंक्शन है, मैं कल कैसे जाऊंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे जला दिया। यामी उसे देखकर सोचती है कि यह अच्छी एक्ट्रेस है, बेकार में लोग इसे ट्रोल करते हैं। तभी चेन वहाँ आता है और कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है। वह चाय लूसी के सर पर डाल देता है। वह यामी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं कि आज प्रिंस का दिमाग खराब है, लेकिन लड़कियों के साथ तमीज से बात करता है, लेकिन यह लड़की भी तो उतनी ही इरिटेटिंग है, कोई भी परेशान हो जाएगा। लोग कहते हैं कि वह सारा टाइम बस मैगजीन पढ़ता रहता है, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। सुंगा लूसी के पास आकर कहता है कि तुम्हें चेन का रूल नहीं पता है। लूसी कहती है कि उनके साथ बदतमीजी मत करो। सुंगा कहता है कि ठीक है, आगे से ध्यान रखना। चेन उसके बाद यामी को लेकर घर आ जाता है। वह मैगजीन पढ़ रहा होता है। यामी उसे देखकर सोचती है कि मेरे भाई का मेडिकल बिल अभी भी बाकी है। यामी उसके पास जाती है और पानी लेकर खड़ी हो जाती है। वह कहता है कि तुम क्या कुछ बोलना चाहती हो। यामी गुस्सा होकर सोचती है कि उसे सब पता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, फिर भी जानबूझकर अनजान बन रहा है। ये मुझे सिर्फ बुरा दिखाना चाहता है। यामी पूछती है कि क्या तुम टायर्ड हो, मैं तुम्हारे बात की तैयारी कर दूं। चेन उसे देखकर कहता है कि मुझे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली का रूल है कि पैसों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ।
यामी सोचती है कि ये जानबूझकर ऐसा कह रहा है। चैन कहता है कि बात के लिए 5000 ज़्यादा है। यामी सोचती है कि अभी डिनर बाकी है, इसीलिए कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं? चैन कहता है कि कौन ऐसा है जो रात को पैसे खाकर सोता है? यामी उसके बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर कहती है कि कल तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? तुम बता दो, मैं बना दूंगी। चैन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो? तुम्हें सीधे बात करनी चाहिए। ये सुनकर यामी को गुस्सा आता है। चैन कहता है कि क्या तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती हो? ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वह जाने लगता है। तब यामी उसका हाथ पकड़ती है और उसे किस करती है। ये देखकर चैन शॉक्ड हो जाता है। देन दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले मॉर्निंग में यामी चैन को बताती है कि उसे घर जाना है। सभी एल्डर्स वहाँ आए हुए हैं। चैन कहता है कि तुम्हें मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता है। वह बाहर चला जाता है। यामी सोचती है कि ये फिर से गुस्सा क्यों हो गया। चैन तैयार हो रहा होता है। यामी देखती है कि उसके हाथों में चोट लगी है। वह सोचती है कि यह चोट उसे कब लगी होगी। यामी चैन को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वह बाद में कहती है कि मेरे भाई का मेडिकल बिल देना है। चैन उसे मनी ट्रांसफर कर देता है। फिर चैन कहता है कि मैं अभी खुश नहीं हूँ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं कल रात तुम्हारे साथ डिनर कर लूँगा। चैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यामी सोचती है कि जब से इसे पता चला है कि मेरी बहन और जीजा आने वाले हैं, तब से ये मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। यामी घर पर चैन का वेट कर रही होती है। वह फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन बिजी आ रहा होता है। तब वो मैसेज करती है कि वह पहले घर जा रही है। इधर ऑफिस में चैन को डिनर का याद आता है। उसका फ़ोन चार्ज नहीं था। फ़ोन से चार्ज करने पर वह यामी का मैसेज देखता है और गुस्से में अपने घर की तरफ निकल जाता है। जेम्स उसे देखकर कहता है कि ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है, इसे एक बार देख लो। लेकिन चैन गुस्से में उसे धक्का दे देता है और बोलता है पीछे हटो, मेरे पास अभी दूसरा इम्पोर्टेंट काम है। जेम्स उसे जाता देख सोचता है कि इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम है जो ये फाइल तक नहीं देख रहा है, और घर चला गया। वहाँ उसकी बहन लियांग और उसकी माँ बैठी होती हैं। यामी को अकेले देखकर उसकी माँ कहती है कि चैन कहाँ है, तुम अकेले क्यों आई हो? तभी बहन कहती है कि जरूर वो किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहा होगा। मैं आपसे पहले ही कह रही थी ना कि ये कभी भी चैन को पसंद नहीं आएगी। 2 साल से इसकी शादी हुई है और ये कभी भी चैन के साथ घर पर नहीं आई है। उसकी माँ कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को अभी तक तैयार नहीं कर पाई हो। इसमें हमारी फैमिली का कोई फायदा नहीं हुआ है। इससे अच्छा तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो। और वैसे भी लियांग ने अभी तक शादी नहीं की है। यामी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह कुछ नहीं कहती है। तभी पीछे से चैन की आवाज आती है। वह कहता है कि अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, वरना मुझे जबरदस्ती दूसरी शादी करनी पड़ती। यामी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। यामी उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। चैन कहता है कि आप उसकी माँ होकर उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे सोच सकती हैं? आपने मेरे लिए इतना अच्छा मैच चुना है। आपकी फैमिली की लड़कियाँ बहुत ही अच्छी हैं। लियांग कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन चैन उसकी बात नहीं सुनता है। वह यामी से कहता है कि मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी थी यहाँ आने की। मैं सिर्फ सिगरेट ही लेने गया था कि तुम अकेले आ गई। यामी उसकी बात समझ लेती है और कहती है कि मुझे लगा तुम्हें सिगरेट भी पीनी है, इसीलिए मैं अंदर आ गई। चैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सही कह रही हो, मुझे सिगरेट पीनी थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें सिगरेट पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने कैंडी खरीद ली। चैन उसे कैंडी देता है। वह हैप्पी हो जाती है। चैन कहता है कि यहाँ पर किसी और को भी चाहिए क्या? लियांग खुश होकर आगे बढ़ती है लेकिन वह कैंडी खुद ही खा लेता है। चैन कहता है कि मैं यामी के साथ रहता हूँ, मुझे दूसरों की आदत नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा कैंडी लेकर नहीं आया। उस टाइम पर वहाँ सैम और उसका हस्बैंड किम आता है। यामी उसे देखकर बहुत खुश होती है। सैम कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? चैन उसे देखकर कुछ नहीं बोलता है। सैम यामी को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि तुम मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हो। यामी सोचती है कि बाकी लोग कैसे भी हों, लेकिन सैम मेरा बहुत ध्यान रखती है। सैम कहती है कि लेकिन तुमने मेरे विदेश जाते ही शादी कर ली। और चैन से कहती है कि यामी मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, अगर तुमने इसे तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चैन ये सुनकर स्माइल करता है। देन किम चैन से कहता है कि सैम की बात का बुरा मत मानना, ये यामी को
बहुत पसंद करती है और उसकी केयर भी करती है। देन वो उसकी तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। चेन उसे देखकर कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस लाइफ में दोबारा तुमसे ना मिलूं। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। यही देखकर वह कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वह उससे हैंडशेक करता है। सैम कहती है कि ये दोनों कितना मजाक करते हैं। किम कहता है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, पहले जैसे हो। एक बार को मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। चेन स्माइल करता है और कहता है कि डिनर में अभी देर है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, चलो खाने पर ही बात करते हैं। लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सैम कहती है कि मुझे 2 न्यूज़ देनी है। पहली, अब हम वापस नहीं जाएंगे और हम लोग शादी करने वाले हैं। वह अपनी एंगेजमेंट रिंग भी दिखाती है। यामी ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। मुझे तो लगा था कि बहुत देर लगेगी, लेकिन चलो अब हम तुम्हारी शादी की तैयारियां करते हैं। किम कहता है कि शादी की अभी जल्दी नहीं है, अभी मैं उसे प्रपोज भी नहीं किया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ सैम कुछ भी मिस करे, यही सही तरीका होगा। सैम ये सुनकर बहुत खुश होती है। यामी अपनी रिंग फिंगर की तरफ देखती है। वह खाली थी। उसे पुरानी बात याद आती है। वह और चैन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। चैन कहता है कि मुझे पता है कि गलत हुआ है और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कल ही घर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। और रही बात शादी की, तो बहुत सिंपल तरीके से वो हो जाएगी। एंगेजमेंट और बाकी सब चीज़ें हमें नेगलेक्ट करनी चाहिए। चैन कहता है कि अगर तुम्हें रिंग चाहिए तो हम शॉप में जाकर ले सकते हैं। यामी गुस्से में कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं रिंग के बगैर भी रह सकती हूँ। चैन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। यामी ये सब सोचकर दुखी हो रही होती है। वह सोचती है कि यही ट्रू लव है, ऐसे में शादी करना कितना अच्छा लगता है। चैन उसे देखकर सोचता है कि वह रेस्टोरेंट में रिंग लेकर आया था, लेकिन यामी की बातें सुनकर उस रिंग को वापस अंदर रख लेता है। बाद में यामी के पास उसकी सौतेली माँ आती है और कहती है कि अपने गंदे थॉट्स अपने पास ही रखना। कोई अपनी बहन के हस्बैंड के साथ अफेयर करता है क्या? यामी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और पुरानी बात याद करने लगती है। स्कूल टाइम पर कुछ गुंडे उसे परेशान किया करते थे। वह उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। तभी उसे कोई आकर बचा लेता है। यामी कहती है कि किसने मुझे बचाया था, मैं उसे सिर्फ अपना गार्जियन मानती हूँ, उसके बारे में कुछ और नहीं सोचती। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जुबान लड़ाने के लिए किसने कहा है? तुम्हें लगता है कि तुम्हें चैन का साथ मिला है, तुम कुछ भी कर सकती हो? मैंने सुना है कि तुम जॉब ढूंढ रही हो, ऐसा मत करना। तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं और तुम अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हो, तो तुम एक बार जरूर सोचना इसके बारे में। तभी पीछे से चैन आता है और कहता है कि ऑफिस में कुछ काम है, मैं ड्रिंक ज़्यादा कर लिया हूँ, तुम आकर कार ड्राइव करो। यामी तैयार हो जाती है, कार कीज लेकर चली जाती है। चैन उसकी माँ से कहता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? मैं सारी कंडीशन दोबारा बता सकता हूँ। पास्ट इवेंट्स में चैन उसकी माँ के पास आता है, उनके सामने कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि आप यामी को बेचने वाली हैं। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। उसकी माँ कहती है कि मैंने उसे सिर्फ अडॉप्ट किया है, हमारे परिवार के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तब चैन कहता है कि ये सब मैं डिसाइड करूँगा, आप अपना सिर्फ अमाउंट बताइए। उसकी माँ ये सब याद करती है। वह स्माइल करके कहती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चैन कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तुम मेरे घर के डॉग्स को भी परेशान नहीं कर सकती हो, तो तुम किसी और के बारे में तो सोचना भी नहीं। आगे से उसे परेशान करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वह मेरी वाइफ है, ये मेरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। ये कहकर चैन वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ गुस्से में सोचती है कि पता नहीं ये यामी को क्यों इतना पसंद करता है, ये बचपन से ही उसके लिए प्रोटेक्टिव है। चैन और यामी घर आते हैं। चैन कहता है कि तुमने काम करना क्यों बंद कर दिया? यामी कहती है कि तुमने ही तो कहा था। चैन कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने ऐसा कब कहा था? तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यामी गुस्से में कहती है कि तुम ड्रंक हो, घर जाकर आराम करो। यामी कार से हर्बल मेडिसिन का सामान लेती है। चैन कहता है कि क्या तुम बीमार हो? तो यामी मना करती है। ये सुनकर वो पूछता है कि फिर तुमने ये सब क्यों लिया? तब यामी कहती है कि तुमने ही तो कहा था। ये सुनकर चैन कहता है कि तुम अपनी सारी गलत बातों को मुझसे क्यों जोड़ती हो?
तुम खुद भी तो कुछ कर सकती हो ना, हर चीज मेरे थ्रू बोलकर तुम तो खुश हो जाती हो। यामी ये सुनकर गुस्से में घर चली जाती। चेन घर आकर अपने हाउसकीपर से पूछता है कि यामी ने अपना काम करना क्यों बंद कर दिया है और वह किस तरह की हर्बल मेडिसिन लेती है। तो हाउसकीपर कहती है कि शादी के दूसरे महीने ही उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और जहाँ तक मेडिसिन की बात है, उन्होंने कहा कि ये आपका ही आइडिया है। आप ही रोज ऑर्डर भी किया करते थे, घर पर रहकर आराम करने को आपने ही कहा था, और आपने एक डॉक्टर भी सेंड किया था पता लगाने के लिए कि वह प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। ये सब सुनकर चैन चुप हो जाता है और हाउसकीपर को सब बताने के लिए थैंक्स बोलता है। उसके जाने के बाद वह अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लिए कुछ बातों को चेक करो। कुछ टाइम बाद ही उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ये सब उसकी सौतेली माँ का आइडिया था। ये सब कुछ उसने तुम्हारे नाम पर किया है। उसने उसको जॉब से भी निकाल दिया। यामी ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। दूसरी हर्बल मेडिसिन भी उसकी माँ ही दे रही थी, लेकिन यह उसकी बॉडी के लिए डेंजरस है। वह यामी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती है। चेन हाउसकीपर को खाना बनाने के लिए कहता है और कहता है कि जो यामी को पसंद हो वही डिनर बनाना। चेन यामी के पास आता है और कहता है कि नीचे आओ, कुछ बातें करनी है। तुम बात सुनना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। यामी नीचे डाइनिंग हॉल में आती है। चेन कहता है कि पहले अपना खाना खत्म करो, देर हम बात करते हैं। यामी के खाना शुरू करने पर वह उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसकी माँ चेन का नाम लेकर सारे गलत काम की थी। चेन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यामी ये सुनकर चुप हो जाती है। चेन कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था, अगर तुम बात करती तो सिचुएशन ऐसी ना होती। इतनी दवाइयाँ लेने के लिए तुम्हें कितना प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। रेडियो स्टेशन की जॉब तो तुम्हें बहुत ही पसंद थी, उसे क्यों छोड़ दिया। यामी कहती है कि तुम्हें पसंद नहीं था। चेन कहता है कि अब तुम्हें क्या पसंद है। यामी कहती है कि अब मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ बस तुम खुश रहो, जिससे मुझे अपने भाई का मेडिकल बिल पे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चेन बात करना चाहता है पर यामी कहती है कि मुझे अपने कमरे में जाना है। चेन कहता है कि मैं स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं किया हूँ, चलो तुम्हारी जॉब के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे सेफ पीरियड में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो। यामी हाउसकीपर को देखती है और चेन को चुप रहने के लिए कहती है। चेन बात नहीं समझ पाता है और कहता है कि मैं चुप नहीं रहूंगा। वह कहता है कि हमें सब बात करनी चाहिए और क्लियर करनी चाहिए। मैं तुम्हें शावर तक ले जाता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सब सुनकर यामी एम्बैरेस फील करती है और उस पर गुस्सा करती है। वह फिर से उसे चुप रहने के लिए कहती है। हाउसकीपर को लगता है कि दोनों झगड़ा ना करें। यामी गुस्से में चेन पर पिलो फेंक देती है और कहती है कि अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं समझेगा। चेन को चोट लगती है। यामी और हाउसकीपर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यामी सोचती है कि ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया। चेन सोचता है कि इसने बड़े दिनों बाद गुस्सा किया है, लेकिन यामी को डर लगता है कि चेन उस पर गुस्सा होकर कुछ कर ना दे। पर चेन उसके पास आकर उसे पिलो देता है। वह कहता है कि तुम मुझे डस्टबिन मानती हो तो जरूर मार सकती हो मुझे। यामी मना करती है। चेन उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है। वह उसे रूम लॉक करने के लिए बोलता है, जिसे वह मुसीबत में ना पड़े। यामी के जाने के बाद वह हाउसकीपर को कहता है कि उसने मुझे पिलो मारने की हिम्मत कैसे की। हाउसकीपर कहती है कि मैं आपको दवाई लाकर देती हूँ। चेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ज्यादा खाना खा लिया है, मेरी स्टमक मेडिसिन के लिए अब खाली नहीं है। अगले दिन यामी अपने फ्रेंड लूनी से मिलती है और उससे बताती है कि उसने चेन को मारा है। यामी कहती है कि तुम्हें लगता है कि वह बदला लेगा। लूनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने लीगल हस्बैंड को ही मारा है, वह जरूर बदला लेगा। ये सुनकर यामी डर जाती है और कहती है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रहूं, मुझे अपने घर जाने में डर लग रहा है। लेकिन लूनी मना कर देती है। वह कहती है कि पिछली बार जब तुम मेरे घर आई थी तो आधी रात को मेरी बिल्डिंग को लोगों ने घेर लिया था, मुझे नोटिस भी मिल गया था। फिर वो यामी से कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम जाकर चेन से माफी मांग लो, देखो वह क्या करता है। यामी कहती है कि यह अच्छा आइडिया है। वह उसे फोन मिलाती है। देन वह उसे सॉरी बोलने के लिए मैसेज सेंड करती है। वह कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। यामी के मोबाइल पर मनी ट्रांसफर होता है। यामी मनी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह मैसेज करती है कि
तुमने मुझे ज़्यादा पैसे भेज दिए हैं। तो चेन का मैसेज आता है कि तुम्हें अपने भाई का मेडिकल बिल भी देना है ना। यामी सोचती है कि यह तो मेरी परवाह नहीं करता था, तो फिर अब इतना क्यों सोच रहा है मेरे बारे में। वह मैसेज सेंड करती है कि मैं कल सारा दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं भी तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर सकता हूँ। वह सीधे उसके सामने खड़ा होता है। उसके सर पर बैंडेज बंधी होती है। यामी तो यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। चेन उसका हाथ पकड़ता है और लेकर जाने लगता है। यामी कहती है कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है। वह कहता है कि हाँ, वो भी साथ आ सकती है। चेन उसे लेकर क्लब के अंदर जाता है, जहाँ उसके दोनों फ्रेंड भी होते हैं। सब लोग गाना गा रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यामी सैम के पास जाती है। जेम्स कहता है कि आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? तुम यामी को लेकर यहाँ कैसे आ गए? सुंगा कहता है कि यह पूरी तरह से पागल हो गया है। यामी ने इसे मारा है और ये गुस्सा होने की जगह सुबह से अपना चेहरा शीशे में देख रहा है। अपने आप ही खुश होता रहता है। सैम कहता है कि इन दोनों को साथ देखकर मुझे अपने हाई स्कूल की याद आ गई। सबसे ज्यादा फेमस बात क्या थी? जेम्स कहता है कि मैं बताता हूँ। उसमें दो ही लोग फेमस थे, एक यामी, दूसरा चेन। ये इसके पीछे पागल रहता था। किम कहता है कि चेन ने पहली फाइट भी यामी के लिए ही की थी। जेम्स कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे, तब चेन ने आकर उसकी हेल्प की थी और उस टाइम फर्स्ट टाइम उसने फाइट किया था। जेम्स कहता है कि मुझे तो यामी का रिएक्शन याद है। मुझे लगा था वह यह देखकर डर के छिप जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा डंडा लेकर आई थी और उसकी मदद करने लगी थी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तब लूनी कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि यामी चेन को 20 कहकर क्यों बुलाती है। किम कहता है कि इसकी फैमिली बहुत बड़ी है ना, और इसका नंबर 21 है, इसीलिए यामी इसे 20 कहकर बुलाती है। वहाँ पर लिन भी होती है। वह कहती है कि सभी लोग हाई स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ याद आ गया। वह सोचती है कि मैंने मम्मी से सुना था कि ये किम को पसंद करती थी, मैं अब शर्मिंदा करूंगी। वह कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे हाई स्कूल में कोई क्रश था। अगर तुम चेन को पसंद नहीं करती थी तो वह कौन था? सैम कहती है कि ऐसा नहीं था, मैं इसे बचपना जानती हूँ, वह सिर्फ एक मजाक था, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे अब। लियांग कहती है कि बहन, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब पता हो सकता है यामी तुम्हें बताना नहीं चाहती हो। सभी लोग यामी की तरफ देखने लगते हैं। यामी को डर लगता है। वह सोचती है कि सिर्फ माँ को इसके बारे में पता है। लेकिन चेन बोलता है कि तुम गेम खेल रही थी, मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ गई हो? किसी के पास्ट को इतना याद नहीं करना चाहिए। यामी उसे देखकर सोचती है कि मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है ये। चेन कहता है कि तुम भी तो मेरे पीछे पड़ी थी। जेम्स कहता है कि हर किसी का पास्ट होता है, हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं तो हमें एंजॉय करना चाहिए, ना कि पास्ट की बातें याद करनी चाहिए। लियांग पर कोई ध्यान नहीं देता है। वह गुस्सा होकर साइड बैठ जाती है। तब सैम कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे, जिसका नाम आएगा उसे गाना गाना पड़ेगा। पहले राउंड में किम और यामी का नाम आता है। दोनों गाना गाना शुरू करते हैं। चेन को देखकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि यह तो वही गाना है जो हम लोग स्कूल में गाया करते थे। लेकिन चेन सॉन्ग बंद कर देता है। सब सोचते हैं कि क्या हुआ है, क्या हमने गलत गा दिया? तभी चेन कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। जेम्स भी मजाक उड़ाते हुए बोलता है हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा। चेन उसे गुस्से में देखता है। जेम्स कहता है कि चलो दूसरा गेम शुरू करते हैं, मैं रूल्स समझाता हूँ। कार्ड आने पर ट्रूथ होगा, नहीं तो डेयर करना पड़ेगा। किम के पास कार्ड आता है। वह कहता है कि मुझे किससे क्वेश्चन पूछना है। तब चेन उससे पूछता है कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने। यामी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह डॉक्टर बनना चाहता था। चेन कहता है कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी और मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं पकड़ सकता था, इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। यामी को उसके हाथ में लगी चोट याद आती है। वह सोचती है कि इतनी भयानक चोट कब लगी, लेकिन यह सब हुआ कैसे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सैम कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। चेन कहता है कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना था। नेक्स्ट सैम के पास आता है। वह पूछती है कि किसका नंबर है। यामी कहती है कि मेरी बारी है। सैम कहता है कि तुम मुझे चाइनीज मेडिसिन के बारे में बताओ। यामी उसे पूरी जानकारी देती है। सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। सैम कहती है कि
तुम लोग नहीं जानते हो, इसे चाइनीज मेडिसिन के बारे में सब कुछ पता है, साथ में ये कंप्लीट चाइनीज मेडिसिन बनाना भी जानती है। चेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम जवाब दो। यामी कहती है कि सभी लोग गेम खेल रहे हैं। चेन कहता है कि मैं तुम्हें 1000 दूंगा। यामी के चुप रहने पर वह पैसे बढ़ाता रहता है और 1 मिलियन तक पहुंचा देता है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या पागल हो गया है। यामी सोचती है कि मेरे भाई के अगले महीने का मेडिसिन बिल इससे पूरा हो जाएगा। वह उसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहती है। चेन उससे चाइनीज मेडिसिन के बारे में पूछने लगता है। वह आराम से सारे सवालों का जवाब दे रही थी। चेन को पुरानी बात याद आती है जब उसने चाइनीज मेडिसिन सीखने के लिए कहा था, लेकिन यामी मना कर देती है और कहती है कि यह बहुत ही मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। चेन सोचता है कि जब ये मुश्किल था तो तुमने कैसे सीख लिया। दूसरी तरफ हम यामी को चाइनीज की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तब सैम उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। यामी कहती है कि मेरे फ्रेंड को चाइनीज बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती कि कल को अगर मैं उससे बातें करूं तो वो मुझ पर हंसने लगे। चेन सोचता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कितना कुछ नहीं पता है। वह उदास हो जाता है, वहाँ से फिर चला जाता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि इसे क्या हो गया, यह अचानक चला क्यों गया। तभी वेटर आकर यामी से कहता है कि मिस्टर चेन ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। यामी ड्राइवर से चेन के बारे में पूछती है। वह कहता है कि सर ने आपको घर भेजने के लिए कहा है। चेन रास्ते में अकेला खड़ा होकर कार को जाते हुए देखता है। वह सोचता है कि क्या तुम्हारे पास दिल है। तभी वहाँ लियांग आती है। वह आते ही चेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता है। तभी वह कुछ सोचकर अपना फोन निकालता है और एक बंदे को फोन करता है। फिर कहता है कि ये मेरा नंबर है। लियांग उसका नंबर नोट कर लेती है। वह सोचती है कि चेन ने उसे बताने के लिए ही नंबर जोर से बोला होगा। अगले दिन यामी मॉर्निंग में डाइनिंग टेबल पर आती है। तब हाउसकीपर कहती है कि क्या आप चेन को कॉफी दे सकती हैं, मुझे अभी कुछ काम है। यामी कहती है कि यह तो माउंटेन कॉफी है। तो हाउसकीपर कहती है कि चेन यही कॉफी पीते हैं। यामी कहती है कि मैं उसकी पसंद के बारे में भूल ही गई थी। चेन अपने कमरे में काम कर रहा होता है। तभी यामी कॉफी लेकर जाती है तो वह देखती है कि चेन कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है, इसीलिए वह भी जाकर देखने लगती है। चेन जैसे ही उसे देखता है वह उसे अपने काम के बारे में समझाने लगता है, जिस दौरान यामी उसे देखती है और सोचती है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि चेन इतना ज्यादा हैंडसम हो सकता है। उसे ऐसे देखते देखकर चेन उससे पूछता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो तुम कब से देख रही हो। ये सुनकर यामी डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है ऐसी बात नहीं है। फिर खाने के टेबल पर वो चेन से पूछती है कि क्या तुम सच में चाइनीज मेडिसिन पढ़ना चाहते थे। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हें इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना। चेन ये सुनकर पुराने टाइम को याद करता है। बचपन में एक दिन चेन गुस्सा होकर घर से कहीं दूर चला जाता है और चिल्लाता है कि सब बड़े अपने मन का काम करते हैं। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही चेन आगे जाकर सर्च करता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखती है जो कि बहुत देर से रो रही थी। वह उसके पास जाकर कहता है कि तुम नेबर वाली आंटी की अडॉप्ट की हुई बेटी हो ना। यामी कहती है कि उन्हें मत बताना कि मैं रो रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वह मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं है इसीलिए मैं रो रही थी। चेन कहता है कि तुम रो क्यों रही थी, तुम्हें क्या हुआ है। यामी कहती है कि मुझे अपने पापा की याद आ रही है, अगर वह जिंदा होते तो मुझे यहाँ कभी नहीं भेजते। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता तो मेरे फादर कभी नहीं मरते। वह उसे कैंडी भी देती है। चेन यह सब सोच रहा होता है, लेकिन वह कहता है कि जब मैं छोटा था तभी मुझे चाइनीज मेडिसिन पढ़ने का शौक हो गया था। तभी यामी को उसकी चोट का ध्यान आता है। इसे देखकर वह कहती है कि यह तुम्हें कब लगा था। चेन सॉन्ग होकर कहता है कि तुम्हें नहीं पता। यामी अपने मन में सोचती है कि मुझे कैसे पता होगा। चेन कहता है कि तुम्हें याद नहीं है। तब यामी कहती है कि मुझे सच में याद नहीं है। क्या तुम जब छोटे थे तब तुम्हें ये चोट लगी थी। चेन गुस्सा कर कर कहता है कि अगर तुम्हें याद ही नहीं है तो आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इतना बोलकर चेन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यामी सोचती है कि ये फिर से क्यों गुस्सा हो गया। चेन आकर उसे गिफ्ट देता है और कुछ पेपर्स देता है। वह कहता है कि कल रात को
जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ये पैसे हैं, बाकी तुम खुद देख लो। चेन घर से बाहर आकर बैठ जाता है और अपनी चोट को देखता है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं कि एक दिन जब वह क्लब में होता है तो सैम और किम उसके साथ भी वहीं होते हैं। वह दोनों गाना गा रहे होते हैं। तभी सैम के मोबाइल पर यामी का फोन आता है। तब सैम चेन से फोन अटेंड करने को कहता है। चेन जब फोन ओपन करता है तब उसे दूसरी तरफ से गुल्लू की आवाज सुनाई देती है। उस समय जल्दी में वह उठकर वहां से चला जाता है। यही टाइम था जब उन गुंडों ने यामी को परेशान कर रखा था। देन चेन उसे बचाने के लिए जाता है। तब तक यामी बेहोश हो चुकी होती है। वह देख नहीं पाती है कि उसे जो बचाने आया था वह असल में चेन ही था। उसी दौरान चेन उन गुंडों से फाइट करता है और तभी उसे ये चोट लग जाती है। कार में बैठकर चेन सोचता है कि मैं तुम्हारी वजह से मेडिसिन पढ़ रहा था और तुम्हारी वजह से ही छोड़ना पड़ा है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम सही हो, तुम सही में मुझे पसंद नहीं करती हो। फिर अपने रूम में बैठकर यामी गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें लिमिटेड एडिशन कार्ड होता है। हाउसकीपर कहती है कि यह आपका कार्ड है, सर ने आपको अभी दिया है। कार्ड के पीछे पासवर्ड होता है। यामी इस पर ध्यान नहीं देती लेकिन हाउसकीपर उसे ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि पासवर्ड दोनों का नाम को मिलाकर बना है। यामी पेपर्स को देखती है तो वह रेडियो स्टेशन में जॉब के लिए होता है। हाउसकीपर कहती है कि यह यहाँ का सबसे बेस्ट रेडियो स्टेशन है। यहाँ पर बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तब ही यामी को याद आता है कि जब उसने अपनी पहली रेडियो चेन को सुनाई थी तब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। तभी हाउसकीपर कहती है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हैं। यामी टाइम देखकर कहती है कि हाँ, जाना तो चाहती हूँ। तो वह उस कहती है कि मैं आपके लिए कार्ड सेंड करती हूँ। यामी गिफ्ट और पेपर की फोटो चेन को सेंड करती है और उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद यामी इंटरव्यू देने के लिए जाती है। उसके काम से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। एक इंटरव्यूअर कहता है कि मुझे लगता था कि तुम बाकी सबकी तरह ही होगी जो कनेक्शन से आई है, लेकिन तुम सही में सबसे अलग हो, एकदम डिफरेंट। चेन ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहा था। यामी ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाती है। वह कहता है कि हम तुम्हें ऐसे ही जॉब पर रखने वाले थे, लेकिन चेन ने कहा कि तुम 2 साल से जॉब से दूर हो, लेकिन तुम अभी भी अपने काम में परफेक्ट हो। यामी ये सुनकर खुश होती है और सोचती है कि उसने मजाक में ही ऐसा बोला होगा। उसका सीनियर कहता है कि मुझे नहीं लगता, वह बहुत ही सीरियस था। चेन को बिलीव था कि तुम इंटरव्यू पास कर लोगी। यामी को चेन का मैसेज मिलता है। वह कहता है कि जॉब के लिए मेरे पर डिपेंड मत रहना, मैं तुम्हारे लिए बैकडोर नहीं खोलूंगा। यामी को सीनियर की बातें याद आती हैं कि चेन किस तरह उसकी तारीफ कर रहा था। वह कहती है कि तुम इतने बुरे नहीं हो जितने अपने आप को दिखाते हो। यामी अपनी फ्रेंड लूनी के पास फ्लावर्स के साथ जाती है। लूनी कहती है कि तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है? यामी कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है, इसमें चेन ने मेरी बहुत हेल्प की है। लूनी कहती है कि तुम रेडियो स्टेशन से दूर थी लेकिन तुम रोज स्टडी करती थी, रिजल्ट तुम्हें अच्छा मिलना ही था, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिला है। लेकिन यामी कहती है कि मुझे लगता है ये सब चेन ने किया है, मुझे लगता है कि वह मुझे रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं रेडियो स्टेशन में बैकडोर एंट्री करती तो काफ़ी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते, लेकिन मैं ऑडिशन देख कर आई हूँ तो ऐसे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वह लूनी को अपना बैंक कार्ड भी दिखाती है। फिर वह लूनी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि उसे चोट कैसे लगी थी? तब लूनी मना कर देती है। यामी अपने मन में सोचती है कि तब तुम्हें चोट कब लगी है? क्या मैं बहुत छोटी थी जो मुझे याद नहीं है? दोनों फ्रेंड्स मिलकर शॉपिंग पर जाती हैं। लूनी कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड का कार्ड तो कमाल का है। यामी कहती है कि चेन का बर्थडे कुछ दिन में आने वाला है, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने का सोच रही हूँ। शॉपिंग के बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वहाँ लियांग आती है। वह शॉपिंग मॉल के अटेंडेंट से पूछती है कि दोनों क्या बातें कर रही थी। तब अटेंडेंट कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, इनमें से एक अपने हस्बैंड का बर्थडे आने वाले के बारे में बात कर रही थी कि वह उसे गिफ्ट खरीदना चाहती है। लियांग सोचती है कि चेन का बर्थडे आने वाला है तो इसका फायदा मुझे उठाना चाहिए। फिर वो पूछती है कि उसने क्या खरीदा है। जब उसे पता चलता है कि यामी ने टाई खरीदी है तब वह
एक एड्रेस लिखकर देती है और कहती है कि एक इस पर भी सेंड कर देना। लियाम अपने मन में सोचती है कि जब चेन को पता चलेगा कि तुमने सेम टाई किम के लिए भी खरीदी है तो उसे कैसा लगेगा। वह तो अपने घर से तुम्हें बाहर ही कर देगा। एक साथ दो मैन को एक ही तरह का गिफ्ट देना मतलब तुम दोनों के साथ अपना अफेयर चला रही हो। नेक्स्ट सीन में चेन अपने ऑफिस में यामी के मैसेज का वेट कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वह गुस्सा है। जेम्स कहता है कि अगर कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वह तुमसे बात नहीं करना चाहता है, वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तभी जेम्स एक्साइटेड होकर कहता है कि कहीं यामी तुम्हारा बैंक कार्ड का अच्छा इस्तेमाल करके सारा पैसा खाली ना कर दे। उसने ग्रुप पर पिक भी सेंड की है। चेन ये सुनकर गुस्सा होता है। जेम्स को फाइल देकर कहता है कि कल तक मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। ये सुनकर जेम्स कहता है कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं यामी को लेकर तुमसे कोई मजाक नहीं करूंगा। तब चेन कहता है कि वह मेरी वाइफ है, उसे नाम से मत बुलाया करो। जेम्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट चेन जब अपने घर पर आता है तो वह सोफा पर यामी को सोते हुए देखता है। वह उसे बहुत प्यारी लग रही होती है, जिसे देखकर वह अपने कोट से कवर कर देता है और फिर उसके पास बैठकर उससे कहता है कि हम दोनों कितने जल्दी बड़े हो गए हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। बैंक कार्ड मिलने पर तुमने अपनी फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट किया और मुझे पूछा भी नहीं। तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आई, लेकिन तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। हम दोनों ने बहुत दिनों से आपस में बातें नहीं की हैं। मुझे तो पता भी नहीं है तुमसे बातें कैसे करनी है। शादी के समय मैं बहुत गुस्से में था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें पैसे कमाने होंगे। बाद में जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि हमारे बीच की डील खत्म हो गई है। लेकिन तुम भी तो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि मुझसे बात करने का भी ट्राई नहीं किया। उल्टा मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। इनफैक्ट मुझे तो लगता था एक बार सब कुछ खत्म होने पर हम एक दूसरे को दोबारा देख भी नहीं पाएंगे। और किम किस तरह से मुझसे ज्यादा अच्छा है, क्या स्पेशल है उसमें। शायद यही सोचकर मैं और ज्यादा परेशान हो रहा था। यामी तुम तो ठीक से चूज भी नहीं कर सकती हो। वह कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ टाइम के लिए पसंद कर सकती हो। मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ। मुझे इम्प्रेस करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इतना कहकर वह उसके हाथों में व्हाइट रोज रख देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। अगले दिन यामी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने नीचे आती है। वह चेन के बारे में पूछती है तो हाउसकीपर कहती है कि सर स्टडी रूम में है। जिसके बाद हाउसकीपर एक सूप का बॉल लेकर आती है और यामी से कहती है कि सर ने आपके लिए ब्राउन शुगर वाटर रखा है क्योंकि आपके पीरियड्स आने वाले हैं। यामी ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या इसे चेन ने बनाया है। तब हाउसकीपर कहती है कि सर हमेशा ही आपके लिए बनाते हैं। जब आप अपनी फैमिली में जाती थी वहाँ भी आपके लिए सर ही भेजा करते थे। यामी कहती है कि वह हर महीने यह काम करता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हाउसकीपर कहती है कि सर बहुत ही सिलेक्टेड हैं, सब कुछ अपने आप से करते थे लेकिन बताने के लिए मना किया था। यामी जब पीती है तो उसे सेम टेस्ट लगता है। फिर वह कहती है कि अगर ये सूप वही बना रहा था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना, उसने बहुत गलत किया। हमेशा मुझसे झूठ बोला कि सूप हाउसकीपर बनाती थी। उसके बाद यामी फ्लावर लेकर स्टडी रूम की तरफ जाती है तो हाउसकीपर उसे देखती है और सोचती है कि अच्छा है दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बस जल्दी दोनों एक हो जाए। स्टडी के बाहर यामी सोचती है कि यह अजीब तो नहीं लगेगा ना, क्या उसे ये बच्चों जैसी हरकतें लगेंगी। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं जाऊं या नहीं। तभी चेन को देखकर यामी फ्लावर्स छुपा लेती है। चेन कहता है कि कुछ काम था क्या। तो यामी कहती है कि तुम ऑफिस कब तक जाओगे। जिस पर वो कहता है कि बस जा ही रहा हूँ। तब यामी कहती है कि सूप के लिए थैंक यू। चेन कहता है कि तुम बस सिर्फ थैंक यू बोलती ही हो। तो यामी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए फायर क्रैकर्स जलाऊं। वह उसे फ्लावर्स देकर कहती है कि मैं तुम्हें फूल देती हूँ। चेन उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि क्या एक ही है। ऑफिस में जेम्स अपने रिपोर्ट दिखा रहा होता है। सभी का ध्यान उसी पर होता है लेकिन चेन सिर्फ फ्लावर को ही देखे जा रहा था। उसके बाद में जेम्स रिपोर्ट के बारे में सभी को बताता है और चेन से पूछता है तो चेन कहता है कि हाँ सब सही है, अब मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। इतना बोलकर
वो फूल लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता देख सब हैरान होते हैं। तभी जेम्स कहता है कि बॉस ने मेरी तारीफ की है, मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो बनाया है। सुंगा कहता है कि तुम्हें उस स्टूपिड फ्लावर को थैंक्स बोलना चाहिए, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा बनाना चाहता हूँ। इवनिंग में चेन लूनी की कॉफी शॉप पर जाता है। लूनी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी चेन यामी के बारे में पूछता है तो लूनी कहती है कि वह अभी आ ही रही है। यामी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चेन कहता है कि मेरा काम आज जल्दी खत्म हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर ले जाने आया हूँ। यामी कहती है कि लेकिन मैं लूनी के साथ जाने वाली हूँ। चेन कहता है कि वह साथ में चल सकती है। इसके बाद चेन कहता है कि मैं तुम दोनों का कार में वेट करता हूँ। तभी वो दोनों वहाँ चली जाती है, जिसके बाद चेन लूनी को बुके देता है और कहता है कि इससे तुम अपना कॉफी शॉप का डेकोरेशन कर सकती हो। तो लूनी कहती है कि मैं तुम्हें फिर से डेट करना चाहती हूँ। बाद में चेन के साथ जेम्स भी आता है। सभी एक साथ डिनर करने बैठते हैं। चेन यामी का ऑर्डर करता है जो उसे पसंद होता है। यामी सोचती है कि उसने अभी तक सब कुछ याद कैसे रखा है। लूनी कहती है कि तुम खाने में कितनी चूजी थी। जेम्स लूनी से उसकी कॉफी शॉप के बारे में पूछता है तो लूनी कहती है कि अगले साल मैं एक ब्रांच और ओपन करूंगी। तभी जेम्स कहता है कि मुझे भी बोनस मिलने वाला है। तभी चेन उन दोनों को कहता है कि अपने अपने खाने पर ध्यान दो। तब लूनी यामी से कहती है कि तुम क्या करने वाली हो? यामी कहती है कि मैं चाहती हूँ बस अगले मंडे से मेरी जॉब स्टार्ट हो जाए। लूनी कहती है कि मैं विश करती हूँ ऐसा ही होगा। सभी लोग अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। यामी चेन को देखकर सोचती है कि ऐसा लगता है कि पुराने दिन वापस आ गए हैं। यामी चेन को थैंक्स कहती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब यामी उठती है तो वह चेन को नहीं देखती है। फिर उसे एक नोट मिलता है। चेन लिखकर गया था कि वह बाहर जा रहा है और आने का दिन पता नहीं है। तब यामी कहती है कि उसकी हैंडराइटिंग उसी की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसके ब्रदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे इमरजेंसी में लेकर गए हैं। हॉस्पिटल में यामी अपने भाई का वेट कर रही होती है। डॉक्टर आकर उससे कहते हैं कि हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया है, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद यामी को अपने भाई की बहुत याद आती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी चेन अपनी मीटिंग में बिजी होता है। तभी सुंगा उसे आकर यामी के भाई के बारे में बताता है। तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर की पूरी टीम यामी के भाई यांग का इलाज करने पहुंच जाती है। सभी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और उनके तैयारियां भी बहुत अच्छी हो रही थी। यामी बस सबको देखती रहती है। तभी वहाँ चेन आता है। वह यामी के बारे में पूछता है। यामी जमीन पर बैठी रो रही थी। चेन को देखकर यामी और ज्यादा रोने लगती है। तभी चेन उसके पास जाकर कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे, तुम बस ट्रस्ट करो। तभी चेन कहता है कि तुमने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया है। तो यामी कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, मुझे बस मेरे भाई की टेंशन हो रही है। तब चेन कहता है कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरे साथ नहीं खाना चाहोगी? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी नर्स चेन को देखकर गॉसिप करने लगती है, जिन्हें देखकर यामी अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन चेन कहता है कि यह मेरी वाइफ है, आपको गॉसिप नहीं करनी चाहिए। यामी ये सुनकर शॉक्ड होती है। उसने पब्लिक में उसे अपनी वाइफ बताया है। सुंगा और जेम्स ये देखकर खुश होते हैं। जिसके बाद डिनर टेबल पर चेन यामी की हेल्प करता है। तभी उसके फोन पर रिंग होती है। वह फोन अटेंड करने जाता है। यामी कहती है कि तुम लोग तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो जेम्स कहता है कि हॉस्पिटल से फोन आया था कि तुम्हारे भाई की कंडीशन सीरियस है, इसीलिए हम लोग प्राइवेट जेट लेकर वापस आ गए। यामी सोचती है कि हॉस्पिटल वालों ने चेन को फोन क्यों किया था। जेम्स कहता है कि जब तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था तो चेन ने अपना इमरजेंसी नंबर दिया था। सुंगा कहता है कि वह महीने में एक बार हॉस्पिटल आता था और तुम्हारे भाई की कंडीशन चेक करता था। जब सुनकर यामी सरप्राइज्ड होती है और चेन की तरफ देखती है जो फोन पर बात कर रहा होता है। चेन उसे देखकर अपना फोन कट कर देता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तब यामी सोचती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है और मैं इसके बारे में कितना गलत सोचती थी। तभी हॉस्पिटल से चेन को कॉल आता है और बताया जाता है कि यांग की कंडीशन अब ठीक है। तभी चेन यामी से कहता है कि
तुम्हारा भाई कभी भी होश में आ सकता है। ये सुनकर यामी बहुत खुश होती है और उसे तो बिलीव ही नहीं होता है कि यंग इतनी जल्दी ठीक हो गया। वह चैन से कहती है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तब चैन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर यामी खुश होकर उसे किस कर देती है और थैंक्स बोलती है। इसके बाद लूनी यामी के साथ अपने कॉफी शॉप में मोबाइल देख रही होती है। तभी न्यूज़ आती है कि किम की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। लूनी ये न्यूज़ देखकर यामी को दिखाती है। वह कहती है कि तुम्हारी बहन की शादी तो खत्म नहीं हो जाएगी। यामी कहती है कि मुझे नहीं पता है अब क्या होगा। तब लूनी कहती है कि वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना, मैंने उन दोनों जैसा कपल तो कहीं नहीं देखा। अगर ये शादी नहीं हुई तो मुझे शादी पर से विश्वास ही उठ जाएगा। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि मैरिज जैसी कोई चीज़ भी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब किम सैम से मिलने जाता है तो उसकी माँ उसे मिलने नहीं देती है। वह कहती है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों का अब कोई फ्यूचर नहीं है। तब किम कहता है कि अगर सैम मुझसे ब्रेकअप नहीं करती है तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं उससे बेहतर लाइफस्टाइल दूंगा, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। उसकी माँ कहती है कि वह अभी घर पर नहीं है। तो किम कहता है कि मैं उसका यहीं पर रुककर वेट करूँगा। सैम की माँ अंदर चली जाती हैं। तब सैम उससे पूछती है कि क्या वह चला गया है। उसकी माँ कहती है कि वह दरवाजे पर ही खड़ा है। तो सैम गुस्सा होकर कहती है कि इतनी गर्मी में उसे बाहर क्यों खड़ा किया है आपने। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगा वो, और तुम अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व करती हो। उसके ऊपर से बहुत सारा बर्डन भी है, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। वह कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने अभी तक मैरिज लाइसेंस नहीं लिया, वरना हमारी फैमिली पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता। सैम कहती है कि माँ लेकिन वह मुझसे बहुत अच्छा है, वह मुझसे बहुत ज़्यादा लव करता है, मैं भी उससे लव करती हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि उसके साथ रहने पर तुम्हें बहुत से प्रॉब्लम फेस करने होंगे। लव हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। क्या तुम पियानो बजा पाओगी या महंगे बैग्स खरीद सकती हो? तुम किसी बड़े घर में भी नहीं रह सकती हो। क्या तुम यामी की लाइफ जीना चाहती हो? तो सैम कहती है कि अभी अगर मैंने ब्रेकअप किया तो लोग मुझे परेशान करेंगे। तभी लियांग कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने किम को एक टाई सेंड की है, सेम टाई यामी ने चैन के लिए भी खरीदा है, हम दोनों का अफेयर बता देंगे। ये सुनकर सैम कहती है कि इसमें यामी की कोई गलती नहीं है, हम उसे बीच में नहीं ला सकते हैं। तो लियांग कहती है कि मैं ऐसा कर चुकी हूँ और आंटी आपको भी सैम को पूरी बात बता देनी चाहिए। तब उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। वह सैम से कहती है कि तुम यामी को जितना अच्छा मानती हो वह उतनी अच्छी है नहीं, मैंने तुम्हें आज तक एक बात नहीं बताई है, यामी पहले से किम से प्यार करती है। सैम ये सुनकर शॉक हो जाती है। वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हें सही स्टेप लेना चाहिए। सैम रोने लगती है, फिर उसे यामी पर गुस्सा आता है। अपने घर में यामी चैन के गिफ्ट को देख रही होती है। वह हाउसकीपर को बुलाकर कहती है कि आज चैन का बर्थडे है, डिनर आज मैं तैयार करूंगी। तभी उसे सैम को कॉल आता है, वह उसे अपने घर बुलाती है। यामी आज अपने घर जाती है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर टेंस होता है। किम, सैम, लिंग और उसकी मदर सब वहाँ होते हैं। किम यामी को देखकर हेलो बोलता है। ये देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है। सैम यामी को कहती है कि क्या तुम किम को पसंद करती हो? यामी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती। तब किम कहता है कि क्या यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? तो सैम कहती है कि तुम बहुत जल्दी इसे डिफेंड कर रहे हो। तो सैम कहती है कि मुझे पता नहीं था, एक दिन मुझे ऐसा नाटक भी देखना पड़ेगा। मेरी अपनी अडॉप्टेड सिस्टर मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर करेगी। ये सुनते ही किम कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। यामी कार्ड और गिफ्ट को देखती है तो किम कहता है कि यहाँ बाहर के लोग भी हैं, हम अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन सैम गुस्से में कहती है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तो यामी कहती है कि मैंने ये सब नहीं लिखा है। सैम गुस्से में कहती है कि तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा है कि ये सब मैंने लिखा है? जब से तुम इस घर में आई हो मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे हस्बैंड को ही चुरा लिया। लियांग कहती है कि सैम ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन
तुमने उसे धोखा दिया है। यामी उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, यह हमारा फैमिली मैटर है। फिर वह कहती है कि मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने ये सब नहीं लिखा है और मैं कभी भी किम को पसंद नहीं कर सकती हूँ, न आज करती हूँ और ना ही कभी करूँगी। तब सैम कहती है कि मैं तुम पर बिलीव क्यों करूँ? तो यामी कहती है कि तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। तुमने जब मुझे फोन करके बुलाया तभी तुम मेरी दुश्मन थी। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। किम यामी को कहता है कि तुम गुस्सा मत करो। वह सैम से कहता है कि मुझे ये टाई किसी ने सेंड की है, मुझे नहीं पता था वह कौन है। तो सैम कहती है कि हाँ, मेकअप कर लेना चाहिए, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर किम कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे और यामी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन सैम अभी भी ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। यामी अपने मन में सोचती है कि सिस्टर, तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए एक अच्छा रीजन चाहिए था जो तुम्हें मिल गया। किम कहता है कि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। तो सैम कहती है कि तुम लव करने के अलावा और क्या ही कर सकते हो? अगर तुम मुझे लव करते तो ठीक है, प्रूव करके दिखाओ। तुम यामी को कहो तुम मुझसे प्यार नहीं करते और उसने तुम्हें फंसाया है। किम यामी की तरफ देखता रहता है और कुछ कह नहीं पाता। यामी अपने मन में सोचती है कि तुमने मुझे कभी भी सिस्टर नहीं माना और आज मेरे साथ कर रही हो। सैम कहती है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या हुआ, तो प्रूफ दे रहे थे ना, दो प्रूफ। तब किम यामी से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छा मानते हो क्या? सभी उसकी तरफ देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ चेन आया है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। वह कहता है कि अभी तो इतनी बातें हो रही थी, मुझे देखते ही सारे के सारे चुप क्यों हो गए? आगे भी बोलो, क्या हो गया तुम लोगों को? वह कहता है कि अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं ही बोलता हूँ। मैं एक बहुत ही केयरफुल पर्सन हूँ। मेरी वाइफ को अपने फाइट से दूर रखो। तुम्हें जो प्रूफ करना है अपने आप करो, मेरी वाइफ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सैम की माँ कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। तो चेन कहता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम लोग मिलकर मेरी वाइफ को बुली कर रहे हो और सोचते हो मैं कुछ ना बोलूं। लियांग कहती है कि आंटी सही कह रही हैं, हम यामी को कुछ नहीं कह रहे थे, हमने बस यह कार्ड और फोटो देखे हैं और हमें कुछ क्लियर करना चाहिए था। चेन कहता है कि तुम मुझे आधी रात को मैसेज करती हो, क्या तुम भी मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? उसकी माँ कहती है कि मिडनाइट भला लियांग तुम्हें मैसेज क्यों करेगी, तुम गलत कह रहे हो। चेन अपना फोन मिलाकर रिंग करता है और लियांग का फोन आवाज आता है। वह कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ। चेन अपना फोन से लियांग के सारे मैसेज सुनाने लगता है और उसकी फोटोज भी दिखाता है। तभी वह यामी की तरफ इशारा करता है। यामी रोने का नाटक करती है और कहती है कि मैं बस एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यह मेरा पति है, तुम मेरे पति के साथ कैसे अफेयर कर सकती हो? रूम में बैठी हुई लेडीज आपस में कहने लगती हैं कि यह तो बहुत ही बुरी बात है, पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, इसकी तो शादी भी तय हो गई है फिर भी ऐसी हरकतें कर रही है। सैम की माँ सोचती है कि जब तुम दोनों नाटक कर रहे हो तुम्हें भी पीछे नहीं रहूंगी। बाद में घर के बाहर यामी चेन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो चेन कहता है कि मुझे हाउसकीपर ने बताया था कि तुम यहाँ आई हो। तभी चेन के पास उसके पापा का फोन आता है। चेन यामी को ड्राइवर के साथ घर भेज देता है और अपने पापा से मिलने जाता है। चेन अपने पापा से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हें यामी के साथ आने के लिए कहा था, तो तुम अकेले क्यों आए हो? चेन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, मैं उसे सब बता दूंगा और टाइम मिलने पर आपसे मिलवाने के लिए भी लेकर आऊंगा। उसके पापा कहते हैं कि मैं यामी को पसंद नहीं करता था, वह शादी से भाग गई, उसे ड्रग्स दिया गया, तुम उससे शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? चेन कहता है कि यह सब आपको किसने बताया, उसकी अडॉप्टेड माँ ने? उसके पापा ये सुनकर गुस्सा होकर कहते हैं कि वह तुम्हारी आंटी लगती हैं, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे दादाजी यहाँ पर नहीं हैं, अगर उन्हें यह सब पता चलता तो वो बहुत गुस्सा करते। तभी चेन कहता है कि दादाजी को खुश करने का आइडिया मुझे पता है, जैसे ही यामी प्रेग्नेंट होगी दादाजी सब कुछ भूल जाएंगे, इसीलिए फिलहाल आप भी गुस्सा करना बंद कर दीजिए। उसके पापा कहते हैं कि
तुम उससे डाइवोर्स ले लो। तो चैन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तब उसके पापा कहते हैं कि वह एक अडॉप्टेड डॉटर है, तुम्हें उसे शादी करने के लिए किसने कहा था, तुम्हें उसे शादी करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए चुपचाप से उसे डाइवोर्स दे दो और उसे कंपनसेट भी कर देना। चैन कहता है कि मैं उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं उसे बचपन से ही पसंद करता आया हूँ, मैंने तो अपना पासवर्ड भी उसके नाम पर ही बना रखा है। फिर चैन कहता है कि आज आपको पता है उसके परिवार में क्या हुआ है, उसकी फैमिली में कोई भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं भी उसे डाइवोर्स दे दूंगा तो वो कहाँ जाएगी, आप इतने ज़्यादा क्रूअल नहीं हो सकते हैं। उसके पापा कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो चैन कहता है कि मुझे पता है अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपके बारे में क्या ही सोचेगी। उसके पापा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, वहाँ जाकर नील डाउन करो, मैं देखता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। चैन कहता है कि मुझे पता है आप क्या करेंगे। चैन सारा दिन नील डाउन किए खड़ा रहता है। बाद में वह परेशान होने लगता है, वह अपनी माँ के बारे में पूछता है। सर्वेंट्स कहती है कि वह बाहर गई हुई हैं। तो चैन कहता है कि इसीलिए पापा में इतनी हिम्मत आई है, इसीलिए वो मुझे इतने लेक्चर दे रहे हैं। वह कहता है कि मेरी माँ को फोन करोगी, अगर आज वह नहीं आएंगी तो उनका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। तभी उसके पास यामी का फोन आता है, वह उसे वीडियो कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टाई भी गिफ्ट में लेकर आई हूँ, लेकिन टाई की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, मैं सोच रही हूँ यह गिफ्ट मैं दूं या नहीं दूं। वैसे भी मैं इसे तुम्हारे ही पैसों से खरीदी थी, चलो अब दोनों मिलकर बर्थडे विश करते हैं। चैन अपने मन में सोचता है कि ये मेरी हमेशा से एक ही विश है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। यामी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक भी बनाई हूँ जो तुम खा नहीं सकते और कैंडल को तुम ब्लो नहीं कर सकते। मैं नूडल्स भी बनाई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यामी कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज मेरे घर पर क्या तुम्हें मेरे पास शक नहीं हुआ। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यामी अपने मन में सोचती है कि चैन ने हमेशा से ही मुझ पर बिलीव किया है। यामी कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ इसलिए नहीं कि तुम मेरे साथ स्लीप किए थे, कि तुमने मुझे पैसे कमाने के लिए मजबूर किया, बल्कि तुमने मेरी 20 को खो दिया। तुम इस बात को नहीं समझोगे कि 20 मेरे लिए क्या था। मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं 20 को लेटर लिखने जा रही हूँ। चैन कहता है कि कौन सा लेटर। तब तक यामी बेहोश हो जाती है। चैन कहता है कि ये किस लेटर की बात कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चैन की मम्मी आती हैं। चैन कहता है कि मम्मी, आपके ना रहने पर पापा ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। उसकी माँ कहती है कि पहले तुम्हारे पापा ने किया था, अब मेरी बारी है। चैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, तुम आफ्टरनून तक नील डाउन किए रहोगे। उसकी मॉम का ये आंसर सुनते ही वह अपने पापा की तरफ देखता है। तो पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो तुम उन्हें देखकर कोई फायदा नहीं है। तुमने यामी के साथ क्या किया है, तुमने अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, इसीलिए ऐसे ही बाहर बैठे रहना, अंदर मत आना। आफ्टरनून के बाद जब चैन रूम के बाहर आता है तब वह यामी को अपने पेरेंट्स के साथ देखता है। वह सोचता है कि मेरी शादी की बात कर रहे हैं क्या। उसके बाद वह भी यामी के साथ बैठता है और कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे ट्विंस होने वाले हैं, मैं कल ही चेक कराऊंगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। यामी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो चैन कहता है कि तुम भूल गई हो, हम हॉस्पिटल गए थे, अपने बच्चों का नाम भी सोच लिए थे। उसकी माँ गुस्से में कहती है कि तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, हम शॉपिंग की बात कर रहे थे। चैन कहता है कि आपको पहले बताना चाहिए था ना। नेक्स्ट सीन में चैन रिंग लेने के लिए अपने रूम में जाता है, तभी उसे लेटर्स की याद आती है। वह कबर्ड में एक बॉक्स देखता है जिसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं। चैन सारे लेटर्स को ओपन करके पढ़ता है। यामी ने सारे लेटर्स लिखे थे, वह चैन से बहुत ही लव करती थी। चैन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब उसने उसकी माँ से उसे खरीदने की बात की तो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। सारे लेटर्स पढ़ने के बाद चैन रोने लगता है। वह अपनी रिंग को देखता है, उसे अपने पापा की बात याद आती है जिसमें उन्होंने डाइवोर्स की बात की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यामी हॉस्पिटल जाती है। उसके भाई को होश आ गया होता है। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे पीछे बहुत परेशान हुई हो,
तो यामी कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हॉस्पिटल में यामी को पता चलता है कि चेन वहाँ पहले ही आया था। उसका भाई कहता है कि तुम्हें पता है चेन ने तुमसे शादी क्यों की है? क्योंकि आंटी ने ड्रग्स दिया था। तुम्हें बचाने के लिए चेन ने तुमसे शादी की थी। तब यामी कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो वह कहता है कि जब मैं कोमा में था तब चेन यहाँ आकर मुझसे बातें किया करता था। येंग कहता है कि उससे शादी करके तुम सेफ रह सकती हो। यामी के पास चेन का मैसेज आता है। वह उसे डिनर करने के लिए बुलाता है। यामी चेन से मिलने के लिए जाती है। उसका रूम बहुत डेकोरेटिव होता है। चेन कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही लव करता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें डाइवोर्स भी दे सकता हूँ। तुम मुझसे आज़ाद हो। तुम कुछ भी कर सकती हो, कहीं भी जा सकती हो। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब कोई बर्डन नहीं देगा, ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तुम अपने मन से जो चाहे वो कर सकती हो। वह उसे रिंग देकर कहता है कि मैं ये शादी से पहले खरीद चुका था, लेकिन तुम्हें कभी दे नहीं पाया। अब तुम्हें वापस कर रहा हूँ। चेन वहाँ से चला जाता है। यामी रिंग पहनकर रोने लगती है। उसे चेन के साथ स्पेंड किए हुए सारे टाइम याद आते हैं। लूनी कहती है कि उसने सही में तुम्हें डाइवोर्स पेपर दे दिए हैं। अब तुम क्या करने का सोच रही हो? यामी कहती है कि मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो लूनी कहती है कि तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए ना, यह बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके बाद लूनी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बड़ा लूजर है, जिसे कुछ नहीं पता है। और किम एंड सैन दोनों कितने अच्छे हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। यामी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। तब लूनी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम ज्यादा खुश रहने लगी हो? कहीं तुम्हें ट्रू लव तो नहीं हो गया है? वह यामी से कहती है कि सैम ने शादी कर ली है। यामी कहती है कि मुझे पता है। तब लूनी बोलती है कि मैं सैम को बहुत अच्छा मानती थी, लेकिन वह तो बहुत बुरी निकली। किम से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसकी फैमिली में बहुत ही लड़ाई करवाई है। उस माँ को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। किम की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। एक टाइम पर प्रिंस था और अब उसे बहुत सारी जॉब्स करनी पड़ रही हैं। वह बहुत ही गरीब हो गया है। मैं उसे मिली थी एक बार। तभी यामी कहती है कि मुझे चेन को लेने जाना है। यामी किम से मिलती है। किम कहता है कि तुम्हारे घर पर जो भी हुआ, मुझे कभी मौका नहीं मिला तुम्हें सॉरी बोलने के लिए। तब यामी कहती है कि वह सब पुरानी बातें हैं, मैं केयर नहीं करती हूँ। किम कहता है कि ये भी सही है, पुरानी बातों को भूल ही जाना चाहिए। तब यामी कहती है कि तुम भी पुरानी बातों को भूल जाओ। वह उसे बैंक कार्ड देती है। किम कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? यामी कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें एक बार मेरी जान बचाई थी, ठीक के लिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। मुझे लगता है सभी लोग इसीलिए सोचते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि ट्रू लव क्या होता है। किम अपने मन में सोचता है कि मैंने इसकी जान कब बचाई थी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। वह यामी को कार्ड वापस दे देता है और कहता है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने तुम्हारी जान कब बचाई। मुझे अच्छे से पता है कि इस कार्ड में बहुत मनी है, मैं इससे कमबैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। यामी कहती है कि जब मैं स्कूल में थी तब तुमने मुझे बदमाश लोगों से बचाया था ना। यामी कहती है कि मैंने सैम को फोन किया था, तब तुम मुझे बचाने आए थे। किम कहता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, लेकिन फोन चेन ने उठाया था, तुम्हें बचाने वही गया था शायद, और गलती से मेरा जैकेट लेकर चला गया। उसके हाथ पर चोट भी उसी टाइम लगी थी। बाद में वह अब्रॉड चला गया था। यामी कहती है कि मैं सारा टाइम चेन को गलत समझती रही। उसे याद आता है जब उसने चेन से चोट के बारे में पूछा था तो वह और ज्यादा गुस्सा हो गया था। यामी चेन से जाकर मिलती है और कहती है कि अगर किम ने मुझे नहीं बताया होता तो ये बात मुझे कभी पता ही नहीं चलती कि उस दिन मुझे बचाने वाले तुम थे। तब चेन कहता है कि क्या तुम्हें किम की बातों से ही पता चलेगा? चेन कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हुआ था, मुझे बाहर जाना पड़ा, मैं वहाँ अकेले था, और आने के बाद तुमने भी बात करनी बंद कर दी थी। यामी कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, तुम भी तो किसी और के जैकेट लेकर आ गए थे। चेन कहता है कि तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना। यामी की कहती है कि बेहोश होने से पहले मैंने किम का जैकेट देखा था, तो मैं क्या ही करती, पर देखो मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। चेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इससे मान जाऊंगा? यामी कहती है हाँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। चेन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
यामी कहती है कि मैंने डिसाइड किया है, मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है और मैं उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली हूँ। चेन कहता है कि अपनी लाइफ में मैंने सबसे अच्छा काम यही किया था। नेक्स्ट सीन में हम यामी चेन को ऑफिस में देखते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फ्लावर लेकर जाते हैं। यामी चेन को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये जानकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी सेम वहाँ अपने हस्बैंड को एक दूसरी औरत के साथ देखती है। वह कहती है कि तुम कितने चीटिंग करोगे। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने अपने आप को देखा है, यहाँ से चली जाओ। उसका हस्बैंड उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी चेन आकर उसे मारता है। सैम का मिसकैरेज हो जाता है। उसका हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है। यामी चेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में किम आता है तो चेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है कि सैम ने मुझे बुलाया है, अब तुम जाओ, मैं उसे देख लूंगा। उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी किम कहता है कि सैम तुम्हें बुला रही है। चेन कहता है कि अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन यामी सैम से मिलने जाती है। सैम यामी से कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। तब यामी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सिर्फ खिलौना थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि चेन मेरे लिए क्या करता है और उसने किस तरह मुझे बचाया था। तुम्हें डर था कि मैं उससे शादी करके तुमसे बेटर लाइफ जी लूंगी। मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। कार्ड्स के पीछे की हैंडराइटिंग तुम्हारी थी। सैम कहती है कि हम दोनों सिस्टर्स थी, हर काम साथ में किया करती थी। तब यामी कहती है कि यह पहले की बात है। जिसके बाद सैम कहती है कि क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते हैं। तो यामी कहती है कि मैं भूल सकती हूँ, मैंने तुम्हें कभी बहन माना ही नहीं था। सैम कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद यामी भी उसे माफ करने के लिए मान जाती है। फिर सैम कहती है कि तुम ही दोनों ने मेरी सबसे बड़ी मदद की है। यामी कहती है कि क्योंकि उस टाइम पर यह जरूरी था। न कहकर यामी वहाँ से चली जाती है। सैम रोने लगती है। तभी किम वहाँ आता है। सैम कहती है कि क्या हम अभी भी एक हो सकते हैं। तो किम कहता है कि यह मेरी लॉयर का नंबर है, अगर तुम डाइवोर्स करना चाहो तो यहाँ कॉल कर सकती हो। सैम कहती है कि तुम भी मेरे साथ रहना, मुझे अच्छा लगेगा। किम कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं ब्लाइंड डेट पर एक लड़की से मिला था, वह बहुत ही अच्छी है। मैं आज इसीलिए यहाँ पर आया क्योंकि मैंने उसी को प्रॉमिस किया था फ्यूचर में हम नहीं मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यामी लूनी की कॉफी शॉप में होती है। लूनी कहती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से किम का बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गया है। अगर किम ने उसका साथ दिया होता, लेकिन तुमने अपने हस्बैंड को इसके लिए तैयार कैसे किया। यामी कहती है कि ये सारी हेल्प मैंने खुद की है। किम का बिजनेस प्रपोजल बहुत ही अच्छा था। तब लूनी कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी स्टेप मदर को कैंसर है। यामी कहती है कि उनका इलाज हमारे ही हॉस्पिटल में हो रहा है। तब लूनी कहती है कि उन्होंने जैसा किया था उन्हें वही मिल रहा है। नेक्स्ट सीन में यामी चेन का इंटरव्यू ले रही होती है। वह पूछती है कि आपने कॉलेज में तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया था, फिर आप मेडिकल लाइन में कैसे आ गए। तब चेन कहता है कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ने मुझे बताया था कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना है। यामी को याद आता है कि उसने ये बात चेन को कही थी। यामी कहती है कि आप अपने इंटरव्यू में अपनी वाइफ की बहुत बातें करते हैं, क्या आप बता सकते हैं वह कैसी है। चेन यामी को देखकर कहता है कि उसने मेरी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। और इसी के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल से ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को